हेलो एवरीबॉडी। आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे 11th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद 12th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार केमिस्ट्री का 2 पार्ट है 11th में। तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि हम लोग का पढ़ने का तरीका कैसा होगा और कैसे हम इस चैनल पे पढ़ाएंगे। जैसे कि मेरे लिखने का होगा वो मैं इंग्लिश में लिखूँगा और बोलूँगा हिंदी में, जिससे दोनों तरह के स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वालों का भी फ़ायदा हो सके। और चैप्टर वाइज कर के हम लोग पढ़ते जाएंगे। 11th का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग 11th का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि 11th में हम लोग को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हम लोग को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर हो गया इंट्रोडक्शन। सेकंड चैप्टर हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। थर्ड चैप्टर हो गया केमिकल बॉन्डिंग। फोर्थ वन इज पीरियोडिक टेबल। फिफ्थ वन इज states of matter. Another one is thermodynamics. Last one is chemical equilibrium. तो इस तरह से ये पूरा 11th क्लास के पार्ट फर्स्ट के केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद पीरियोडिक टेबल, उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स और लास्ट वन इज केमिकल बॉन्डिंग। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंट्रोडक्शन में बेसिकली जो हम लोगों ने पहले 9th क्लास या 10th क्लास में अकॉर्डिंग टू योर CBSE और स्टेट बोर्ड डिफरेंट क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन में एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ये सब हम लोग अपने पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बारे में फिर से यहाँ पे बताया गया है और थोड़ा उससे ज़्यादा बताया गया है, क्योंकि अब 11th क्लास में पढ़ रहा है तो थोड़ा स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। इसमें हम लोग को बेसिक पढ़ना होता है मोल कॉन्सेप्ट, दूसरा पढ़ना होता है एवोगाड्रो नंबर, जिसको Na से डिनोट किया जाता है। थर्ड पढ़ना होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं AMU। उसके बाद पढ़ना होता है मोल कंसेप्ट के बाद पढ़ना होता है और भी बहुत सारे, जैसे C12 भी हम लोग क्यों यूज करते हैं एटॉमिक मास निकालने के लिए। जब स्पेक्ट्रोमेट्री नहीं था बहुत पहले 1969 के समय में, तो उस समय हम लोग कार्बन 12 का यूज करके सब और एलिमेंट का डिफाइन करते थे मास। तो उसके बारे में पढ़ना है। और भी जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो एक एक करके पूरा NCERT हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम लोगों को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग 9th क्लास में भी इसका थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे, लेकिन अभी थोड़ा इसका डिटेल में पढ़ेंगे क्या कैसे होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं उनका कैसे कैसे मतलब कैसे कैसे इन्वेंशन हुआ, किसने
इन्वेंशन किया, जैसे इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। तो ये इन महान वैज्ञानिकों ने कैसे एक्सपेरिमेंट करके इसका कैसे डिस्कवरी किया। इन्वेंशन और डिस्कवरी में आप लोग को बेसिक पता होगा, जो चीज़ पहले से पता होता है उसके बारे में अगर बताया जाए तो उसको डिस्कवरी बोलते हैं, और कोई चीज़ बिल्कुल नया खोजा जाए उसको इन्वेंशन बोलते होंगे। ये तो बेसिक चीज़ आप लोग को पता होगा, फिर भी मैं एक बार जो नहीं जानता हूँ उनके लिए थोड़ा सा बता दिया। तो जो भी डिस्कवरी हुआ था, ये तीनों बेसिक 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। जैसे कि जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे जीरो चार्ज होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल है, इसका इन्वेंशन कैसे कैसे हुआ और इसमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए जाएगा। जैसे अल्फा स्कैटरिंग, मिल्कन वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट और डिफरेंट टाइप का जो भी एक्सपेरिमेंट था वो हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके बारे में यहाँ पे इस चैनल पे सब डिस्कस किया जाएगा एक एक करके। ये हो जाने के बाद इसी में फिर आगे पढ़ना है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसके बाद पढ़ना है अफबाऊ प्रिंसिपल, उसके बाद पढ़ना है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये सब 9th क्लास में नहीं था, तो ये सब टॉपिक आप लोग के लिए बिल्कुल नया होगा, लेकिन हम लोग एक एक करके एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा जो क्लास का जो सिलेबस है वो पूरे NCERT को कवर करना होगा। NCERT का पहले किसी भी चैप्टर का थ्योरी अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा, उसके बाद हमारे चैनल पे न्यूमेरिकल डिस्कस किया जाएगा। और आपको जो भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगा वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका हम अगले वीडियो में डिस्कशन कर देंगे, जिससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए। इसी तरह से जब हम लोग 3rd चैप्टर में चले जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग का भी इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पहले 9th या 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि अभी तक हम लोग जानते हैं कि बेसिकली 3 टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं, 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। सबसे पहला होता है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जैसे आप जानते होंगे कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से जो बंधन बनता है उसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जब द बॉन्ड बिटवीन 2 एटम बिटवीन म्यूचुअल शेयरिंग, 2 एटम के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग से जो एटम बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और वन साइडेड डोनेशन जो बॉन्ड बनता है, जो एक एटम किसी दूसरे एटम को डोनेट करता है, उसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये 3 बेसिक टाइप का बॉन्ड हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके अलावा भी हम लोग अभी पढ़ेंगे बनाना बॉन्ड पढ़ेंगे। उसके अलावा पढ़ेंगे मेटालिक बॉन्ड, और भी बहुत तरह का बॉन्ड है। जब हम लोग उसमें जाएंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा भी फजन्स रूल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करने के लिए फजन्स रूल का यूज़ किया जाता है, तो इसके बारे में भी हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। जो भी NCERT में है उसको हम लोग टॉपिक वाइज एक एक करके पढ़ेंगे, और उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एकदम इंट्रोडक्टरी लेवल से प्रो लेवल तक मैं यहाँ पे अपने चैनल पे सब डिस्कस करूँगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों को मद्देनज़र रखते हुए इसलिए मैं कोई भी चीज़ जो समझाऊँगा उसको इंग्लिश में लिखूँगा, और जो ज़्यादा डिटेल होगा उसको मैं रेफ़र कर दूँगा कि यहाँ पे जाके आप कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन जो समझाने के समय जो लिखना होगा वो मैं इंग्लिश में लिखूँगा और हिंदी में बोलूँगा, जिससे आसानी से हिंदी इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम ना रह सके स्टूडेंट के बीच में। और ये तो हमारा हो गया था 3 चैप्टर, इस तरह से हम लोग करेंगे। इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो चुका है। 4th वन इज पीरियोडिक टेबल भी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक ऑलमोस्ट 180 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि इनका जो हम लोग कैसे इसको पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल होता है, 2 ग्रुप इधर रहता है लेंथेनाइड
और स्टैंडर्ड को अलग हम लोग रखते हैं। 14 एलिमेंट है उसको अलग हम रखे हैं, और बाकी जो एलिमेंट है उसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं इस तरह से। तो किस तरह से ग्रुप में और किस तरह से पीरियड में, और किस तरह से ग्रुप में और किस तरह से पीरियड में कौन सा एलिमेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक बढ़ता है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक घटता है, कैसे इसको अरेंज किया गया है, और कितना रूल अरेंज करने से पहले कितना रूल बनाया गया था जिसके आधार पे इसको अब मॉडर्न, जैसे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है मोज़ले लॉ पे बेस्ड है तो हम लोग मोज़ले लॉ पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन सबसे स्टार्टिंग में जो के हुआ था एलिमेंट का क्लासिफिकेशन वो न्यूलैंड ऑक्टेट रूल के अनुसार हुआ था। उसके बाद डोबनेरन का ट्रिपलेट रूल था, डोबनेरन का त्रिक नियम था, उसमें भी एलिमेंट को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया था, एलिमेंट को अरेंज किया गया था पीरियोडिक टेबल में। तो वो सारा चीज़ हम इस चैप्टर में देखेंगे, और भी बहुत कुछ होगा जो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में देखेंगे। इसके बाद आ जाएगा, इसके बाद का जो चैप्टर हो गया वो है स्टेट ऑफ मैटर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर में बेसिकली अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि 3 स्टेट होता है। पहला होता है सॉलिड, फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड एंड अनदर वन इज गैस। अपार्ट फ्रॉम दैट 2 स्टेट ऑफ मैटर also exist, that is fourth one is plasma and last one is Bose-Einstein condensate। तो जैसा कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन जस्ट मैं जब ये चैप्टर पढ़ाऊँगा तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँगा जिससे पता लगे कि यह होता क्या है। बेसिकली ये जब आप लोग ग्रेजुएशन में जाइए तो वहाँ पे हायर स्टडीज़ में ये सब पढ़ना है। तो यहाँ तक हम लोग ये पढ़ेंगे, सारा फिजिकल फीचर जो भी होता है, केमिकल फीचर होता है स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद ये भी हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स तो 9th 10th में बहुत ही कम है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि एनर्जी को हम लोग थर्मल एनर्जी को कैलोरी में मेजर करते हैं। कैलोरी बहुत ही छोटा यूनिट है तो उसको फिर हम लोग जूल में मेजर करते हैं। इसी तरह से फिर अर्ग भी होता है। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक 3 लॉ होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स TD, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड होता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके ऊपर एक और होता है उसको बोलते हैं जीरोथ लॉ। इसके बारे में भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे जो भी, जैसे ऑटो इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया, ये सब जो इंजन है ये कैसे वर्क करता है, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, हाई ग्रेड एनर्जी क्या है, लो ग्रेड एनर्जी क्या है, कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और क्यों कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं। सारा चीज़ इस थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में तो आप लोग ऐसे भी पढ़े होंगे कि ऊर्जा ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना उसको नष्ट किया जा सकता, ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये तो बहुत ही बेसिक इसका डेफिनीसन है। इसको हम डिटेल में समझेंगे कि व्हाट डज़ इट मीन, इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, थर्मोडायनेमिक्स का कहाँ कहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे। हमारे लाइफ में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूटिलिटी है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिससे फिर इंट्रोपी निकल के आता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये अभी तो जस्ट ये ब्रीफ एजेंडा है कि हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आने वाले वीडियो में। तो ये आपका हो गया थर्मोडायनेमिक्स, और लास्ट चैप्टर है 11th क्लास के पार्ट फर्स्ट का, वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें बेसिकली पढ़ना क्या होता है कि जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो बेसिकली वो अपने
स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए फॉर्मेशन और ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड होता है। तो इसमें देखेंगे कोई भी रिएक्शन कितना फास्ट होता है, कितना स्लो होता है, उसको कितना हीट देना पड़ता है, कितना हीट एक्सट्रैक्ट होता है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, और कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है केमिकल रिएक्शन में, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, नोबल गैस एडिशन का क्या इफेक्ट होता है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है लीच एटेरियल प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारा चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हमारा पूरा एक एजेंडा था कि हाउ वी गो थ्रू इंटायर सिलेबस ऑफ 11th क्लास, मतलब हम लोग कैसे पूरे सिलेबस को कूप अप करेंगे हमारे ऑनलाइन चैनल में। और इसके बाद जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग 11th पार्ट 2 पढ़ेंगे। उसका बाद में फिर मैं इंट्रोडक्शन वीडियो लाऊंगा। अभी के लिए इतना ही है। कल मेरा लेक्चर जो होगा उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो का डिटेल में डाला जाएगा। वो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें और शेयर करें। डेली मैं एक वीडियो डालूँगा। उसके बाद जैसा भी आप लोग को अगर मेरे वीडियो में कोई कमी लग रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, व्हाट्सएवर कुछ भी जो भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। आई विल रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। जल्दी से जल्दी मैं उसको रिजॉल्व कर दूँगा। आइदर योर प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर स्टडीज़ और योर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा हो, वॉइस नहीं आ रही है, पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, मेरे लिखने का पैटर्न आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ भी हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उसको मैं फिर अगले वीडियो या उसी वीडियो में अगर रेक्टिफाई हो सकता है तो दैट आई विल डू, वो मैं कर दूँगा। और देखिए जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि ये जो अभी पैंडेमिक फैला हुआ है कोविड-19, तो इससे कोई बच नहीं पाया है। इंटायर वर्ल्ड इससे ग्रेटली अफेक्टेड है। तो अभी ऑनलाइन स्टडी का बहुत ही क्रेज़ हो गया, क्योंकि ऑफ़लाइन तो ऑलमोस्ट 100% शट डाउन है। कोई भी ऑफ़लाइन क्लासेस चल नहीं रही है, ना के बराबर। कुछ चल रहे होंगे तो उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है सारी चीज़ें ऑनलाइन ही चल रहे हैं। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी हर कुछ ऑनलाइन ही करने के लिए तैयारी में जुड़ी हुई है, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में भी कोविड-19 से जल्दी शायद वैक्सीन आने के बाद लोगों में कॉन्फिडेंस आए और आराम से बाहर जाके अपने ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सके। लेकिन कब आएगा कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। तो अभी ऑनलाइन ही सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। और आपका जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही 15 जुलाई को 10th का रिज़ल्ट आया हो, तो आपका रिज़ल्ट आया ऑलमोस्ट 1 महीना हो जाएगा अभी कुछ दिनों में, 6-7-8 दिन में। तो अभी जैसा कि आप लोग का पढ़ाई अभी ढंग से चल नहीं रहा होगा, तो इसलिए इस चैनल से आप जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छा लगे तब, अगर अच्छा नहीं लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ, क्या मैं अपने टीचिंग स्टाइल में चेंज करके इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ जिससे आप लोग को फ़ायदा पहुँचे। और ये चैनल ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, बाकी आप आराम से इसका फ़ायदा ले सकते हैं। मैं डेली एक वीडियो डालूँगा बनाकर 11th क्लास का। 11th ख़त्म होने पे पार्ट 2 में, उसके बाद हम लोग 12th में जाएंगे। तो विथ कंटिन्यूटी अगर आप हमको सपोर्ट कीजिएगा तो हम आपके सपोर्ट करने से मुझे मोटिवेशन, तो उससे फिर मैं फिज़िक्स का भी आगे चल के क्लास स्टार्ट करूँगा। केमिस्ट्री में अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं फिज़िक्स का भी सारा थ्योरी कंप्लीट कराऊँगा, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल कराऊँगा। जितना इस चैनल पे हो सकता है उतना मैं ज़रूर करा दूँगा। कम से कम 12th लेवल तक, 11-12 का तो ज़रूर करा दूँगा। उसके बाद भी अगर आप लोग का डिमांड रहा तो फिर मैं नीट और जेईई का क्वेश्चन भी अलग अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा, केमिस्ट्री और फिज़िक्स का। केमिस्ट्री में भी जैसे कि केमिस्ट्री को बेसिकली जब 2 पार्ट में है तो उसको फिर 3 पार्ट में अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर डिवाइड कर दिया गया है। उसको बोलते हैं फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ये 3 पार्ट हो जाता है केमिस्ट्री का। तो ये तीनों पार्ट हम डिस्कस करेंगे। जैसे 11th में है, ये जैसे हो गया फिजिकल का, ये जैसे हो गया इनऑर्गेनिक का, तो वैसे ही सारा ये मिक्सअप है। ऑर्गेनिक का इसमें कोई चैप्टर नहीं है, ये आ जाता है इक्विवेलेंट, ये तो दोनों में आ जाता है। और ये आपको ऑर्गेनिक में भी हर जगह इसका ज़रूरत पड़ता है। ये 2 चैप्टर है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग,
ये केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इसको अगर इस पे आपका अच्छे से कमांड हो गया तो आने वाले जो भी चैप्टर हैं उसको समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो आप इस चैनल पे बने रहिए। वीडियो देखने के लिए और अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।